स्क्रीन पे हम लोग पूरी तरीके से एनर्जी का टॉपिक शुरू कर चुके थे, है ना। एनर्जी का हमारा टॉपिक जो था उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे भी थे कि बिना एनर्जी का ज़िंदगी हमारा पॉसिबल नहीं है। और हम लोग उसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी जाने थे कि काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अलग अलग प्रकार का हमारा एनर्जी होता है ना। ये हम लोग जान चुके थे और हमने स्क्रीन पे जब आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी आपको समझने के लिए बोर्ड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन आपको क्लास 9th में खास करके इस चैप्टर में दो एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। वो आपका है काइनेटिक एनर्जी पहला और दूसरा आपका है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए और बोर्ड पे आने का मतलब सीधा सा है कि इसमें हम आपको कुछ लिख के भी बताने वाले हैं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे बनता है ना, वो उसको डिराइव कैसे करना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको वो जानना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है काइनेटिक एनर्जी। देखिए सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अब इसको समझिए। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, समझिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझिएगा। एक बार जो हम बोल रहे हैं उसको समझ आइए, ठीक है, और उसके बाद फिर डेफिनेशन पे नजर दौड़ाइएगा, तुरंत समझ में आएगा। सपोज कीजिए मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट में मोशन है उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल बात समझ में आ गई। जिस ऑब्जेक्ट में मोशन है यानी कि उसमें गति है, वो चल रहा है, वो मोशन में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सी बात, बस यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का मतलब, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप दोबारा डेफिनेशन पे नजर दौड़ाइए, क्या लिखा हुआ था। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट में होगा ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट में यदि मोशन है, यदि वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। चाहे वो चले, चाहे वो दौड़े, चाहे वो बहुत तेज से दौड़े, चाहे वो धीरे धीरे चले, लेकिन उसमें मोशन होना चाहिए, यानी उसके बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए, तब उस बॉडी में हम कह सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। अब यदि आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो अब आप क्या कर दीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके स्पीड को बढ़ा दीजिए। जैसे सपोज कीजिए, जैसे अभी हम ऐसे चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं ना, यानी कि हम मोशन में हैं, मतलब कि मेरे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और यदि मेरे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे थे, यदि बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा ही तेजी में चलना पड़ेगा। तो यदि आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है आपके अपने बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके स्पीड को बढ़ा दो। स्पीड को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको धीरे धीरे चलता हुआ नजर आता है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बहुत ही कम है। लेकिन जो बहुत तेजी से चल रहा है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए कुछ काइनेटिक एनर्जी का। सम एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर अ फॉलिंग कोकोनट, नारियल के पेड़ से एक नारियल गिर रहा है मतलब कि वो मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद अ स्पीडिंग कार, एक कार बहुत ही तेजी से जा रहा है, मूवमेंट में है, मोशन में है, मतलब उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद अ रोलिंग स्टोन, एक पत्थर है, उसको आप फेंक रहे हैं, रोल कर रहे हैं, वो मूवमेंट में है, यानी कि उसमें भी मोशन है, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी है, उसमें भी है। अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एक बहुत तेजी से हवाई जहाज उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। बात समझ में आ गई। तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट चलता फिरता आपको दिख जाए, समझ जाइएगा कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी एक्सेट्रा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। अभी हम चल रहे थे तो ये भी एक एग्जांपल हो गया काइनेटिक एनर्जी का ही, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का। तो सिंपली आपको काइनेटिक एनर्जी में ध्यान में बस ये रखना है कि जो भी बॉडी मूवमेंट में है, जो भी बॉडी मोशन में है, मोशन बोलो मूवमेंट बोलो बात सेम ही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा।
अब किसी में काइनेटिक एनर्जी कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जो चीज बहुत तेजी से भाग रहा है, जैसे ये एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से भागेगा, मतलब किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का बात। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, पूछा जाता है, आपके बुक में भी दिया गया है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्लास 9th में खास करके कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तैयार करो। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला डिराइव करके बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो क्या फॉर्मूला है और वो कैसे आया, है ना, ये आपको डिराइव करके बताना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको यही चीज जानना पड़ेगा और इसी के लिए हम बोर्ड पे आपको बताने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस आप टॉपिक का हेडिंग डाल सकते हैं, ये मेरे द्वारा ही टॉपिक क्रिएट किया गया है, हालांकि ये टॉपिक बुक में नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट अभी हम देखेंगे वो कंटेंट आपके बुक में है, लेकिन अलग तरीके से है, हम अलग तरीके से बताएंगे ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो टॉपिक आप नाम डाल दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग निकालेंगे, यानी कि उसका एक बेसिकली फॉर्मूला हम लोग तैयार करने वाले हैं। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला हम लोग तैयार करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का यदि फॉर्मूला देखेंगे तो होता है 1/2 mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन आपको यही पता करना है कि ये 1/2 mv² आया तो आया कैसे, ठीक है, यही चीज आपको फाइंड करना है और यही चीज हम लोग आज करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए ना कुछ चीज आपको मान लेने हैं, यानी कि लेट कर लेना है। जैसे देखिए ध्यान से, क्या क्या आपको लेट करना है, क्या क्या मानना है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a uniform velocity of u and covers a distance of s। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो आप अपने माइंड में मान लो ऑब्जेक्ट एक कार है, ठीक है, इमेजिन कीजिए, यहाँ पे हम आपको इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं, अपने दिमाग अपने आंख को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। आपके सामने एक कार है, आपके सामने एक कार है और वो कार ना, मतलब कि वो कार है तो भाई उसके पास कोई मास होगा। इमेजिन कीजिए, हम बोल रहे हैं, आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि एक कार है। अब चूंकि कार है तो उसके पास कुछ मास होगा, हो सकता है कि वो कार है 200 kg का हो, 500 kg का हो, 600 kg का हो, ये क्या हमारा मास है। तो एक कार है, उस कार का कुछ मास है, मास हमने क्या मान लिया, m मान लिया, m के बदले में 400 kg 500 kg कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो कार जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, धीरे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, एक ही गति से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कभी एकदम फास्ट हो गया, कभी स्लो हो गया, कभी ब्रेकर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको मान के चलना है कि एक कार है, उसका कुछ मास है और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यानी कि एक ही गति के साथ वो आगे बढ़ रहा है, ना ही कभी अचानक धीरे हो जा रहा है, ना ही कभी अचानक बढ़ जा रहा है, नहीं, बिल्कुल वो समान गति से जा रहा है। अब चूंकि कार भी है आपके पास, उसका कुछ मास भी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो तय करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही करेगा। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, स्मॉल s। बात समझ में आ गई। तो कार का मास कितना है, स्मॉल m, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि समान गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसका वेलोसिटी कितना मान लिया हमने, u मान लिया। सपोज आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रहा है, तो उसको हमने मान लिया स्मॉल u। और वो कुछ दूरी को तय कर लिया, सपोज कीजिए कि वो 200 मीटर चला गया, है ना, यही आपको यहाँ पे मान लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे वही गाड़ी, सेम गाड़ी रहेगा, सेम कार रहेगा। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम u टू v। पहले गाड़ी किस गति से चल रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि समान गति से वो जा रहा था, लेकिन अब वो गाड़ी क्या कर ले रहा है, अपना वेलोसिटी चेंज कर ले रहा है, वो u से अब क्या हो गया, v हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि गाड़ी पहले 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, तो अब वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, तो अपना वेलोसिटी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज और बताना है, हम यहाँ पे ढक देते हैं, लेकिन बिना देखे बताइएगा आप, ठीक है, इधर नहीं देखना है आप लोगों को भी, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी उन्होंने चेंज किया ना, मतलब कि वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहले जा रहा था, अब वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, उन्होंने वेलोसिटी चेंज कर दिया, u से v चला गया, और चेंज इन वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा,
आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। गाड़ी पहले 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, अब वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, मतलब कि उस गाड़ी में एक्सेलरेशन आ चुका है ना। तो वही आपको यहाँ पे मान लेना है कि लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम यू टू वी एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑन द ऑब्जेक्ट। कुछ भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो उसका एक्सेलरेशन है। तो ये सारा का सारा चीज अभी आपको लेट कर लेना है, मेन काम तो अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने 2 पॉइंट में समझा है उसको फटाक से एक बार बोलिए मेरे साथ कि एक आपके पास कार है, वो कार का कुछ मास है और वो कार समान गति से आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ रहा है तो कुछ दूरी भी वो तय करेगा और दूरी तय कर लिया। अब क्या कर रहा है, वो वही सेम कार क्या कर रहा है, अब अपने वेलोसिटी को चेंज कर दे रहा है, u से v चला गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड चला गया। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आ गया। यही चीज अभी आपको फिलहाल मान के चलना है, बस इतना आप मान लिए। अब आगे का काम मेरा है, ठीक है, बस आपको देखना है और कहीं पे डाउट हो तो समझना है, ठीक है। अब मेरा काम चालू होता है, देखिए ध्यान से। इतना पढ़ने के बाद हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं, बता दिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर तो हम बताएंगे ही। याद कीजिए अपना चैप्टर मोशन, सबसे फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मोशन चैप्टर याद कीजिए, और मोशन चैप्टर का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बताइए? बिल्कुल सही है ना, यानी कि मोशन चैप्टर के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा था, जो कि हमने आपको बताया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, कोई बच्चा इसको इधर भेज देता है, कोई इसको इधर भेज देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बेसिक तो यही था हमारा, है ना। तो मोशन चैप्टर में आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो अब यहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो अब हर एक चीज आप ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। मेन काम हमारा यहीं से चालू होता है। फ्रॉम पहले समझ लीजिए, लिखने का टाइम देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर लिखते रहिएगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट पहले यहाँ पे कीजिए, उसके बाद समय देंगे लिखने का, उसमें लिख लीजिएगा। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we know that आप क्या जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यही तो आप जानते हैं ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप यही चीज जानते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है और आपके पास डिस्टेंस भी है। तो क्या ये सारा का सारा चीज आपने पहले ही मान लिया था? यहाँ पे बिल्कुल माना था। देखिए फाइनल वेलोसिटी कब हुआ था हमारा? जब वो गाड़ी यू से भी चला गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी है हमारा यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी जब वो शुरुआती दौर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा था। उसके बाद एक्सेलरेशन जब उन्होंने यू से भी चलना शुरू किया, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया। और डिस्टेंस उन्होंने कुछ कवर किया था, है ना। तो जो चीज आपने यहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा चीज आपने यहाँ पे पहले ही मान लिया है। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए अब जरा मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, और वही चीज आपको समझना है क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। बाकी बचा खुचा जो है हमारा हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारा लगभग जगह तो बहुत कम है, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला यही है, एक बार यहाँ पे फिर से इसको लिख दे रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। दोबारा वही चीज लिख दिए हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, हम दोनों तरफ इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी मास से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। किससे? मास से मल्टीप्लाई करने वाला है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू 2as। तो यहां पे आपको रीजन जो है वो लिखना पड़ेगा। रीजन आपने क्या किया है? दोनों तरफ m यानी कि क्या था इसमें? मास था, तो मास से आपने मल्टीप्लाई किया है।
ये मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कर रहे हैं मालूम है? ताकि हमारे सामने जो है ना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग both these sides by mass, और मास हमारा इसमें कितना है भाई? स्मॉल m है कि नहीं? तो ये आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपका इक्वेशन था, और इधर भी आपने m यानी कि मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने रीजन भी यहाँ पे डाल दिया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बराबर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2m a s मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। आगे इतना करने के बाद अब दोनों तरफ आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 2m(a)s। देखिए दोनों तरफ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहां पे भी आप रीजन लिखिए, मल्टीप्लाइंग both the sides by 1/2, यानी कि दोनों तरफ आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रीजन भी हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपने मल्टीप्लाई किया है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ना हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, मालूम है क्या? देखिए इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? m दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो क्या आएगा हमारे सामने? 1/2 m आएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच जाएगा। और इधर आपको एक चीज दिख रहा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बचा क्या? m(a)s केवल बच गया, ठीक है। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको लगता है कि आप इतना देख के अपने से बता सकते हैं। क्या? देखिए ध्यान से, 1/2 m इधर जैसा है अभी वैसा ही रहने दीजिए। याद कीजिए f इंटू एस लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? रीजन बता दे रहे हैं। वेरी गुड, f इज इक्वल टू ma आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर फिजिक्स के सेकेंड में। फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकेंड, जिस चैप्टर का नाम क्या था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MAS। तो केवल आप इस MA पे गौर करेंगे तो ये तो भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू MA। तो इनके बदले हमने यहाँ पे F लिखा, और ये हमारा S किसके साथ है? मल्टीप्लाई में है, तो ये हमने उसको सेम का सेम रहने दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं F इंटू एस, और रीजन भी आपने यहाँ पे डाल दिया, F इज इक्वल टू MA होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिख गया होगा, क्या? 1/2 m, इधर अभी कुछ नहीं करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक चीज और आपको दिख गया होगा, वेरी गुड, F इंटू एस, ये किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन का। ये हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, यानी कि वर्क वाले टॉपिक में पढ़ा था, है ना। तो F इंटू एस हमारा होता है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। और इसका यदि आप लिखना चाहें रीजन, तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, वर्क डन। वर्क को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? कैपिटल W से, इज इक्वल्स टू F इंटू एस। यही होता था ना? ये होता था कि नहीं? वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस होता था, ठीक है। तो ये हम लोग जान चुके हैं अपने वर्क वाले टॉपिक से, तो इसलिए हमने F इंटू एस के बदले में डायरेक्ट वर्क डन लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या है? वर्क
डन है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि हम आपको बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को निकालना है ना, तो यहाँ पे ना आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, दो फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का अभी नहीं आया है, वो भी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा ये वाला फॉर्मूला आया है ना, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों बता दे रहे हैं, बताएंगे अभी। पहले आप इसको इस प्रकार से घेर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको घेरिए। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताएंगे, ठीक है, बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इसको आप इतना घेर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बता रहे हैं। इतना हो गया। अच्छा, इतना जो आपने किया है, तो इसमें आपने क्या देखा था कि हमारा जो कार था, इस वाले पे आ जाइए, हमारा जो कार था वो जब चलना शुरुआत किया था तो हमने कितना माना था, u यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हमने माना था। बाद में उन्होंने अपना स्पीड बढ़ा के 10 मीटर पर सेकंड कर लिया था, यानी कि शुरुआती दौर में आपने इनिशियल वेलोसिटी कितना माना था, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, आराम से जा रहा था, आराम से जा रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड अपना स्पीड बढ़ा दिया था। तो ये सारा का सारा चीज आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या मानना है, आपको अब ये मानना है कि गाड़ी जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि गाड़ी अब क्या कर रहा है, चलना जो शुरू किया वो पहले रुका हुआ था, अब वो चलना शुरू किया। पहले रुका हुआ था मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। वेरी गुड, आप मेरे बात को पकड़ लिए। तो अब आपको यहां पे मानना है लेट द ऑब्जेक्ट मान लेना है आपको, लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। यानी कि पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, लेकिन यहां तक करने के बाद अब आपको क्या मान लेना है, लेट कर लेना है कि अब हमारा गाड़ी जो है वो चल रहा है रेस्ट से, यानी कि पहले रुका हुआ था अब वो आगे बढ़ रहा है। पहले रुका हुआ था यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, तो अब आपको मानना है कि लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब ये हो गया, u बराबर 0, यानी कि पहले रुका हुआ था मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका पहले कितना था, 0 था। अब वो चलना शुरू कर दिया तो कुछ ना कुछ तो हो गया होगा, हमको वो नहीं देखना, हमको बस ये देखना है कि अब हमारा गाड़ी पहले रुका हुआ था अब वो चलना शुरू किया, यानी कि पहले रेस्ट में था अब वो चलना शुरू किया। अब दोबारा आइए इस फॉर्मूला पे दोबारा आइए, क्या है, 1/2 है, m है और v² है माइनस u² है, और u का वैल्यू अब आपको कितना डालना है, 0 डालना है। बस आगे बढ़ते हैं। 1/2 m, ये मल्टीप्लाई में है अभी, v² हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 1/2 m v² आया। यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, और ये हमारा v² बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 m v² आ जाएगा, है ना। और यही है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका है कैपिटल E और छोटा सा नीचे में K, जो ये बताता है कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बराबर आपने कितना निकाला, 1/2 m v²। यही हो गया आपके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। बस यहां तक में कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए, बात समझ में आई है। चलिए अब हम यहाँ पे दो फॉर्मूला जो आपको हमने पूरी तरीके से अपने जो घेरा है उसको हम समझते हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। हालांकि इसी से हमारा ये सारा निकलते आ गया ना, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है देखिए बताते हैं। यहां पे यहां तक जो आपने काम किया उसमें आपने ये देखा कि गाड़ी हमारा पहले जो है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था, बाद में उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड अपना कर लिया, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हुआ वो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। बाद में आपने क्या देखा, बाद में आपने ये देखा कि गाड़ी अब हमारा रेस्ट से चल रहा है, यानी कि पहले रुका हुआ था अब वो चलना शुरू किया, यानी कि पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 था। उस समय पे हमारा गाड़ी जब चलना किया तो उस समय पे जब हमने फॉर्मूला निकाला वो निकला 1/2 m v²।
अब इन दोनों फॉर्मूला का ना इंपॉर्टेंस मालूम है कहाँ आपको नजर आएगा? ये न्यूमेरिकल्स में नजर आएगा। बताते हैं इन दोनों फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। देखिए जब ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा ना तो सवाल कैसे आएगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। आधा न्यूमेरिकल्स तो आपका बिना बनाए सॉल्व हो गया, बस दोनों में फर्क समझ लीजिए। ये वाला फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए जब गाड़ी में, यानी कि सॉरी गाड़ी में नहीं, सवाल में। ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए तब इस्तेमाल करना है जब सवाल में ये कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा था, लेकिन बाद में उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया। बात समझ में आ रही है? और उसका कुछ मास था, तो बताइए कि उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितना था। तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास भी दिया हुआ है। अब भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास भी तो होगा, और चूंकि वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलना शुरू किया था तो यू भी है इसमें, और बाद में उन्होंने फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया तो वो भी यहाँ पे है। तो ये वाला फॉर्मूला आप सवाल में तब लगाएंगे जब सवाल कुछ इस प्रकार का आए कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ और था, बाद में फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया, और उस कार का मास कुछ और है। तो उस केस में जब आपसे पूछा जाए कि उन्होंने काम कितना किया या फिर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी कितना अचीव किया, तो आप ये चीज बता सकते हैं। हालांकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं पूछेगा, यहाँ पे वर्क डन ही पूछेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वर्क डन पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, बाद में फाइनल वेलोसिटी उसका 40 मीटर पर सेकंड हो गया, और उसका मास जो है वो 50 kg है, तो बताइए उन्होंने काम कितना किया। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हालांकि इस वाले फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि उन्होंने वर्क कितना किया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो पूछेगा वो इस वाले में पूछेगा। इस वाले को कैसे, इस वाले से सवाल कैसे आएगा बता दे रहे हैं। इस वाले सवाल में कैसे आएगा सवाल, कहाएगा आपसे, कहा जाएगा कि देखो भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 50 kg है, और उसका जो वेलोसिटी है ना वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो सिंपली आपको 1/2 mv² लगा देना है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों फॉर्मूला को मेरा अलग अलग करने का मतलब और मकसद केवल ये था कि जब आपसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और मास तीनों दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि बताइए उन्होंने वर्क कितना डन किया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और कोई जब सवाल में मास दिया रहे और कुछ वेलोसिटी दिया रहे और आपसे पूछे कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी कितना है उनके पास तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और इन दोनों का सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग इससे रिलेटेड पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको उस समय पे हम इंपॉर्टेंस इन दोनों का बता देंगे, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमको बता देंगे। अब यहाँ तक बताइए कि आपको डाउट, बात समझ में आई है? तो एग्जाम में पूछेगा कैसे बताते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करके बताओ। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला, उसको कैसे निकालना है, कैसे डिराइव करना है, तो आपको पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना पड़ेगा। हो गया? चलिए, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में आप ये जो रीजन हमने लिखे हैं, इस लाइन का रीजन ये है, इस लाइन का रीजन हमारा ये है, और इस लाइन का रीजन हमारा ये है, और इस लाइन का रीजन ये है। रीजन भी आपको लिखना है ना, क्योंकि रीजन नहीं लिखेगा तो फिर टीचर को क्या पता कि बच्चे कहाँ से लिख दिए हैं, है ना। हालांकि टीचर को तो मालूम है कि F=ma होता है, लेकिन इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।